हेलो दोस्तों, आज तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जनरल साइंस के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत सारे कंपटीशंस में उपयोगी होंगे, जैसे रेलवे, पटवार, रीट, एसएससी आदि कंपटीशन। आशुतोष यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपकी पहली क्लास जो स्टार्ट करूंगा वो कॉमन टॉपिक लेकर के स्टार्ट करूंगा, जो कि लगभग आप ये कह सकते हो कि 100% सभी कंपटीशन में उपयोगी होगा। तो आज हम जो कॉमन टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस कॉमन टॉपिक का नाम है पोषक तत्व। पोषक तत्व जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता हो। पोषक तत्व को दूसरे शब्दों में हम संतुलित भोजन भी कहते हैं। संतुलित भोजन। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी पोषक तत्व इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसे हम मुख्य पोषक तत्व या बृहद पोषक तत्व कहते हैं। मुख्य पोषक तत्व या बृहद पोषक तत्व। नाम से ही पता लग रहा है, मुख्य पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, या आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हो कि जिसके हमारे शरीर में या मानव शरीर में बहुत अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा होता है उसे हम सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व कहते हैं। तो दोस्तों, आपकी समझ में आ रहा होगा कि पोषक तत्व होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है उसे हम मुख्य पोषक तत्व और दूसरा होता है उसे हम सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व कहते हैं। मुख्य पोषक तत्व होते हैं, इनको भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तीन भागों में डिवाइड करके ए, बी, सी, तीन भागों में डिवाइड करके, यानी मुख्य पोषक तत्व पहला जो होता है उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है उसे हम कहते हैं प्रोटीन, और तीसरा जो होता है वो वसा। मुख्य पोषक तत्व तीन प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसी प्रकार आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है उसे हम विटामिन कहते हैं। विटामिन के बाद दूसरा जो होता है उसे खनिज लवण, और तीसरा जो होता है उसे जल। यानी मुख्य या बृहद पोषक तत्व ये भी तीन भागों में बटे होते हैं। सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व ये भी आपके तीन भागों में बटे होते हैं। तो दोस्तों, हम इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनको मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, यानी आप ये कह सकते हो कि इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। केवल और केवल मानव शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ही होती है। जबकि विटामिन, खनिज लवण व जो जल होते हैं
इनको हम सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केवल और केवल शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए लाभदायक होते हैं। आप ये कह सकते हो कि इनकी शरीर में उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है। आप ये भी नहीं कह सकते कि सर हमको तो ऊर्जा 3 चीजों से ही मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तो हम इनका यूज क्यों करें? इनका प्रयोग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। जो भी हमारे शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश करते हैं उन रोगाणुओं से लड़ने में सहायक होते हैं, यानी हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको बढ़ाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा मिलती है। अब यहां से आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन पूछा किसी भी कंडीशन में उसने कि निम्न में से ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? निम्न में से ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। उसने केवल, यहां पर हमको विशेष तरीके से दिमाग लगाना है कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा है। ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व यानी जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको केवल वो छांटना है। ऑप्शन है आपके पास 4, विटामिन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास खनिज लवण, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज यानी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व केवल 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन तीनों में से जो ऑप्शन में है वही अपना आंसर होगा, क्योंकि विटामिन और खनिज लवण होते हैं वो, आप नोट कर रहे होंगे बात को, कि वो केवल और केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले होते हैं, ना कि ऊर्जा प्रदान करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो केवल 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। नहीं तो कोई भी व्यक्ति है, आम आदमी है, वो तो ये कहेगा कि सर मैं तो जल पी करके पहलवान बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम जल पीते हैं तो जल क्यों पीते हैं? क्योंकि शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। तो आवश्यक तो है अपनी बॉडी में, लेकिन इससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है कि हम तो सारे दिन 10 लीटर जल पिएंगे और पहलवान बन जाएंगे। नहीं बन पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसमें से जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा आपका आंसर प्रोटीन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में है नहीं, दूसरा प्रोटीन ऑप्शन में है, तीसरा वसा ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में केवल क्या है? प्रोटीन। अगर वो ऐसे दे दे कि निम्न में से ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपर्युक्त सभी, यानी इसकी जगह हो जाए ऑल ऑफ दीज, और ये सारे ऑप्शन चेंज हो जाए, तब फिर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज यानी उपर्युक्त सभी। ऐसे ही इसमें से दोस्तों क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्न में से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला पोषक तत्व है, यानी जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं, यानी जो रोगाणुओं से लड़ने में सहायक होते हैं। तब फिर आपका आंसर तीनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा तो तीनों में से एक आएगा, या फिर उपयुक्त सभी होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा, तो फिर आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। अब दोस्तों इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्टिंग करेंगे मुख्य पोषक तत्व से, और मुख्य पोषक तत्व में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो अपनी स्टार्टिंग करेंगे कहां से? कार्बोहाइड्रेट से। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, यानी मुख्य पोषक तत्व थे जो, उसमें हम सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करेंगे कहां से? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट आजकल क्वेश्चन जो आता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में से आता है। वैसे मोस्ट ऑफ आप जनरल जितने भी
कंडीशंस की स्टडी करोगे, उनके ओल्ड पेपर देखोगे, तो उसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो ज्यादातर विटामिन में से मिल ही जाता है। तो जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मैंने उससे पहले आपको क्या कहा था कि चाहे कैसा भी कंडीशन हो, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट करा रही हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही हो एग्जाम को, चाहे स्टेट लेवल पे हो रहा हो, उसमें सारे में कंडीशन में कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे अब कार्बोहाइड्रेट से। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कार्बो का मतलब होता है कार्बन, साइंस की भाषा में कार्बन, ये कार्बन का प्रतीक है C। और हाइड्रेट का मतलब होता है साइंस की भाषा में या बायोलॉजी की भाषा में, कैसे भी कह सकते हो आप, हाइड्रेट का मतलब होता है जल, यानी जल का सूत्र होता है H2O। तो नाम से ही पता लग रहा है कि वे यौगिक, मैंने यहां पर कहा यौगिक, और यौगिक को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, यौगिक को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। मैंने यौगिक कहा कि वे यौगिक जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, निकल जाएगी आपके नाम से ही निकल रही है। कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वे यौगिक। अब दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि यौगिक, कई बच्चे क्या होते हैं यौगिक की जगह मिश्रण कर देते हैं। हम इसे मिश्रण नहीं कह सकते, क्योंकि यौगिक होता है उसमें जो अनुपात होता है, यानी आपका रेशियो, यानी वो होता है आपका फिक्स होता है, यानी निश्चित होता है, अनुपात होता है वो निश्चित होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है, इसलिए हम इसको यौगिक कहते हैं। यौगिक में अनुपात फिक्स होता है, जबकि मिश्रण में अनुपात फिक्स नहीं होता है। क्या अनुपात होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट में? कार्बोहाइड्रेट का कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट में मैंने क्या यूज किया वर्ड? यौगिक, यानी वे यौगिक जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है 1:2:1। जैसे कोई बच्चा एग्जाम में जाकर के भूल गया और उसे केवल ग्लूकोज का सूत्र याद रहा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो सूत्र होता है वो एक ही होता है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, यानी C6 कह सकते हो आप हिंदी में, H12O6। यहां जब हम इसे काट करके देखेंगे तो 6×6, 6×2=12 और 6×6, देखो अनुपात फिक्स आ गया 1:2:1। तो आप ये कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है, यानी 1:2:1। अब बात करते हैं हम इसकी कार्बोहाइड्रेट की आगे। ये कार्बोहाइड्रेट, इनका जो निर्माण होता है वो पौधों के द्वारा होता है। आप पौधों के द्वारा कह सकते हो, या पेड़ पौधे, कॉमन वर्ड यूज करेंगे तो आप पेड़ पौधे, दोनों ही चीजें आ गई, पेड़ और पौधे दोनों ही आ गए। पौधे थोड़े छोटे होते हैं और पेड़ बड़े होते हैं। तो यानी आप ये कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है, यानी संश्लेषण होता है, वो पौधों के द्वारा, यानी पेड़ पौधों के द्वारा होता है। पौधों के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये फिक्स है। पौधों के द्वारा कैसे होता है? ये उनके द्वारा एक प्रक्रिया संपादित होती है जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण नाम से ही पता लग रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसिस, यानी प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज का बनना। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। तो पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये तो पता है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, लेकिन बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, लेकिन ये बात निश्चित है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश का होना अति आवश्यक है। प्रकाश, लेकिन सूर्य का प्रकाश, भाई पेड़ पौधे होते हैं उनको तो ज्यादातर सूर्य का प्रकाश ही मिलता है, तो इसलिए जनरल भाषा में हम ये कह देते हैं कि सूर्य का प्रकाश। लेकिन कैसा भी प्रकाश हो, ट्यूबलाइट का प्रकाश हो, बल्ब का प्रकाश हो, किसी भी प्रकाश में ज्यादातर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन हम सूर्य का प्रकाश क्यों कहते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे खुले में होते हैं, इसलिए उनका जो सोर्स होता है लाइट का, प्रकाश का, वो केवल और केवल सूर्य होता है। यह नहीं कह सकते आप कि सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में ही होती है, यह गलत बात है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसी भी रंग में हो सकती है, लाल में हो सकती है, नीले में हो सकती है, हरे में हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से CO2 लेते हैं। हमारे वायुमंडल में CO2 उपस्थित है, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 0.03% है। तो पेड़ पौधे रंध्रों के द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं और जड़ों के द्वारा जो जल होता है वो प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो पौधों के द्वारा होती है उसमें CO2 वायुमंडल से ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे रंध्रों के द्वारा, जड़ों के द्वारा जल प्राप्त किया जाता है H2O। और पेड़ पौधे ज्यादातर खुले में होते हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी संसार में 99.9% जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही होती है। यानी आप ये कह सकते हो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। और पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, यानी वहां पर क्लोरोफिल वर्णक आवश्यक होता है, जिसे अपन पर्णहरित भी कहते हैं। यानी पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो पर्णहरित के कारण होता है। अब कई बच्चों के बहुत गलतफहमी होती है कि सर पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि पौधे के जितने भी हरे भाग होते हैं, जैसे कच्चा आम का जो बाहरी आवरण होता है वो हरे रंग का होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। लेकिन आमतौर पर पौधों का जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो ग्रीन पार्ट होता है, हरा भाग होता है, वो पत्तियां ही होती हैं। इसलिए जनरल किताबों में या कहीं भी छपा रहता है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर क्वेश्चन आए कि पौधों का कोई सा भी भाग हो, वो ज्यादातर हरा भाग होता है, वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो CO2, H2O और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति में ये निर्माण करते हैं, वो करते हैं ग्लूकोज का C6H12O6, यानी ग्लूकोज बनाते हैं पौधे, और बनाते हैं आपकी O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, जिसे प्राणदायिनी गैस भी कहते हैं या जीवन वाहिनी गैस भी कहते हैं। वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और इसके साथ कुछ मात्रा में ऊर्जा होती है वो निकलती है, जो कि पेड़ पौधे ATP के रूप में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में भोजन के रूप में उसे संचित कर लेते हैं। तो CO2 और H2O, ये जो ग्लूकोज बना, ये क्या है? एक प्रकार का, मैंने अभी बताया था आपको, ये एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण केवल और केवल पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को आगे बढ़ाते हुए कि पौधों में अतिरिक्त भोजन का मतलब होता है अतिरिक्त भोजन यानी एक्स्ट्रा फूड। अतिरिक्त भोजन यानी जितनी उनकी आवश्यकता है उतना उन्होंने प्रयोग में ले लिया और बचा हुआ भोजन है वो भविष्य के लिए संचित कर लिया। तो पौधों में जो अतिरिक्त भोजन है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। स्टार्च
जिसे हम क्या कहते हैं, मंड भी कहते हैं, स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है। यह स्टार्च या मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगर बात करें हम कि प्राणियों में या मनुष्यों में, भाई जीवित जो प्राणी होते हैं, प्राणियों में या मनुष्यों में जो अतिरिक्त भोजन होता है, उस अतिरिक्त भोजन का जो संचय होता है, वो अतिरिक्त भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन पूछा जाए कि प्राणियों में जो अतिरिक्त भोजन का मतलब समझ रहे हैं कि जितना मैंने आज भोजन किया सुबह, उस भोजन में से जितनी भी ऊर्जा बनी, उस ऊर्जा में से जितनी मेरे शरीर को आवश्यकता थी उतना मेरे शरीर में यूज हो गई। लेकिन बची जो ऊर्जा है, जैसे कोई व्यक्ति पर डे 500 रुपये कमाता है, 500 में से उसने घर खर्च के लिए 400 रुपये खर्च कर दिए और 100 रुपये उसने बचत के रख लिए, तो उसे कहेंगे अतिरिक्त भोजन, यानी जो 100 रुपये बचे वो उसने लाइफ के लिए सेविंग की। ऐसे ही प्राणियों में जो भोजन है जो बना, उसके लिए उसने ऊर्जा के रूप में जितना यूज करना था वो यूज कर लिया, और बचा कुचा जो भोजन है वो अतिरिक्त भोजन कहते हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। मनुष्यों में जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन का संचय पूरे शरीर में यानी पूरी बॉडी में 2 जगह ही होता है। पहला यानी यकृत यानी लीवर, यकृत कहते हैं हम हिंदी में और लीवर कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो प्राणियों या मनुष्यों में जो अतिरिक्त भोजन होता है, उस अतिरिक्त भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ, यानी आप यही कह सकते हो केवल और केवल 2 जगह ही पाया जाता है। पहला है यकृत यानी लीवर, और दूसरा है मांसपेशियां, आपका मांसपेशियां। तो ये ग्लाइकोजन है हमारे शरीर में 2 जगह ही पाया जाता है। यकृत यानी यकृत में है लगभग 35% ग्लाइकोजन पूरी बॉडी का, यानी आप ये कह सकते हो कि मनुष्य शरीर में 35% जो ग्लाइकोजन होता है वो यकृत में संचित होता है, और 65% होता है वो मसल्स में यानी मांसपेशियों में संचित होता है ग्लाइकोजन। तो पौधों में अतिरिक्त भोजन है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है, और प्राणियों या मनुष्यों में जो अतिरिक्त भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में 2 जगह ही होता है संचित, एक तो यकृत यानी लीवर में और एक मांसपेशियों में। अब मैं बात करूं दोस्तों आगे कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम तुरंत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। तुरंत ऊर्जा यानी इससे कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तुरंत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं इन्हें। आपने देखा होगा कि कोई भी खिलाड़ी है, खिलाड़ी मैदान पर जाने से पूर्व, कोई भी खिलाड़ी है अगर मैदान पर जा रहा है तो खिलाड़ी मैदान पर जाने से पूर्व तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे या तो वो शहद का पानी पिएंगे, या ग्लूकोज का पानी पिएंगे, या केला खाएंगे। आपने देखा होगा ज्यादातर खिलाड़ी केले का यूज ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको तुरंत ऊर्जा चाहिए। तो तुरंत ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट आपने यूज किया और तुरंत हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी है वो मैदान पे जा रहा है यानी खेल रहा है, तो तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए वो किसका प्रयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तुरंत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। तुरंत ऊर्जा के अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इन्हें हम प्रतिदिन ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। प्रतिदिन ऊर्जा के स्रोत यानी प्रतिदिन का मतलब डेली लाइफ में आपने देखा होगा आम आदमी जो प्रयोग करता है वो
कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा करता है। तो प्रतिदिन ऊर्जा के स्रोत कहते हैं इन्हें हम, तुरंत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं इन्हें। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट है तुरंत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, प्रतिदिन ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। इसके अलावा अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कि कार्बोहाइड्रेट हमको कहां कहां से प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट चावल ज्यादातर सबसे ज्यादा इसी से मिलता है, चावल, केला, आलू, अनाज, फल, सब्जी इत्यादि ईटीसी। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है वो चावल से मिलता है। तो स्रोत है वो चावल, केला, आलू, अनाज, फल, सब्जी इत्यादि से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि आप अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हो, यानी प्रयोग में ले रहे हो, यानी हमारी बॉडी को प्राप्त हुआ, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है वो कितनी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी, मैंने शब्द यूज किया है किलो कैलोरी, क्योंकि इससे पहले जो राजस्थान बोर्ड की आरबीएसई 7th क्लास की जो बुक्स थी उसमें 4 कैलोरी मिस्टेक से दे रखा था। तो बच्चे कभी कभी क्लास में बहस कर लेते हैं कि 4 किलो कैलोरी या 4 कैलोरी, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। 4 किलो कैलोरी राइट आंसर है इसका कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है वो 4 किलो कैलोरी। अब 4 किलो कैलोरी यानी आप ये कह सकते हो कि 1 किलो कैलोरी में जो कैलोरी का जो मान होता है वो होता है 1000 यानी 1000, यानी 1 किलो कैलोरी में जो कैलोरी को बदलेंगे, 1 किलो कैलोरी को हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे यानी बदलेंगे, तो 1 किलो कैलोरी में होते हैं 1000 कैलोरी। तो आप ये कह सकते हो टोटल की 4000 कैलोरी मान है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन में आपको कुछ भी मिल सकता है। अगर वो कैलोरी की फॉर्म में पूछ रहा है तब आपका आंसर आना चाहिए 4000 कैलोरी, और अगर किलो कैलोरी के फॉर्म में पूछ रहा है तब आपका आंसर आना चाहिए 4 किलो कैलोरी। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को यानी बॉडी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 4 किलो कैलोरी होती है। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है इन्हें हम क्या कहते हैं, सरल शर्करा यानी सिंपल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, सरल शर्करा के नाम से जानते हैं इन्हें। सरल शर्करा के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये स्वाद में हल्के या तीखे मीठे होते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वाद में अगर इनको चखा जाए तो ये स्वाद में हल्के या तीखे मीठे होते हैं। अब बात आती है, यहां तक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। मैंने आपको सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद वो कभी कभी आपसे पूछता है कि जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा के नाम से हम जानते हैं, तो कभी कभी पूछ लेता है कि किसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है। यहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं आपके। पहली बात आती है किसकी, दूध की। अगर वो पूछे कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में होती है आपकी कौन सी, लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा, दूध में जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है, लैक्टोज शर्करा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका मीठे फल व शहद में। शहद में, शहद में वैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों शर्करा पाई जाती हैं, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ ज्यादातर शर्करा होती है मीठे फल, और शहद में अगर पूछा जाए तो होती है आपकी कौन सी, फ्रक्टोज। फल यानी फ्रूट, फ्रूट फ्रक्टोज FF ध्यान रखना, क्योंकि फल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं,
फ्रूट और फ्रक्टोज भी कहां से स्टार्टिंग होती है? एफ से। तो ध्यान रखना पहला वर्ड। तो मीठे फल और शहद में जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज। यहां से अब क्वेश्चन आता है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा यानी प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है ये कौन सी? फ्रक्टोज। प्रकृति में यानी प्राकृतिक का मतलब प्रकृति में बनने वाली शर्करा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है गेहूं, जौ, चना इत्यादि। जो भी अनाज होता है उन सब में, उसमें जो शर्करा होती है वो होती है आपकी माल्टोज। कौन सी होती है? माल्टोज। इससे शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है, शीघ्र ऊर्जा प्राप्त। यानी गेहूं, जौ, चना, इनमें जो शर्करा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? माल्टोज। और इससे हमारे शरीर को क्या होती है? शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी तुरंत होती है। इसके अलावा चौथे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए गुड़, चीनी, गन्ना, इसमें जो शर्करा होती है वो होती है आपकी कौन सी? सुक्रोज। कौन सी होती है? सुक्रोज। ध्यान रखना, गन्ना को इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं, शुगर केन। और सुक्रोज यानी SUCROS, सुक्रोज, एस से दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। गन्ना का ही प्रोडक्ट आपका शुगर है और उसी का क्या है? गुड़। तो गुड़, चीनी और गन्ना में जो शर्करा पूछी जाएगी तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? सुक्रोज। इसके बाद लकड़ी और मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क में एक शर्करा पाई जाती है जिसे हम कहते हैं गैलेक्टोज। कौन सी शर्करा कहते हैं? गैलेक्टोज। ये जो शर्करा होती है लकड़ी और मस्तिष्क दोनों में पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? गैलेक्टोज। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है अंगूर, और अंगूर की हम बात करें तो उसमें जो शर्करा होती है वो होती है आपकी कौन सी? ग्लूकोज। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कभी कभी कि दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज। मीठे फल और शहद में फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, ध्यान कर लेना। क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है निम्न में से लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, तब फिर आपका आंसर आना चाहिए फ्रक्टोज। गेहूं, जौ, चना में जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? माल्टोज। शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर अगर ऊर्जा की कमी हो गई, तुरंत उसे गेहूं से बनी हुई रोटी खिला दो, या किसी व्यक्ति के पास अगर भूख लग रही है बहुत, उसके अंदर ऊर्जा की कमी हो गई तो तुरंत चना खिला दो भुने हुए, तो उसे जो शीघ्र ऊर्जा, मैंने क्या कहा? शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा जल्दी प्राप्त ऊर्जा होती है गेहूं, जौ, चना से, यानी जो माल्टोज शर्करा होती है इनमें। गुड़, चीनी और गन्ना में जो शर्करा होती है उसे सुक्रोज कहते हैं। लकड़ी और मस्तिष्क में गैलेक्टोज, और अंगूर में होती है कौन सी? ग्लूकोज। तो दोस्तों ये आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। अब हम अगला अध्ययन करेंगे, हम किसका करेंगे? प्रोटीन का। हाँ तो दोस्तों आज का जो टॉपिक कार्बोहाइड्रेट वो यहीं पर कंप्लीट हो गया। अगला जो हम टॉपिक लेंगे वो प्रोटीन का लेंगे। तो दोस्तों आज आपको जो आशुतोष यूट्यूब चैनल है इसमें जो पढ़ाया गया टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं रोजाना पर डे एक एक टॉपिक आपको जरूर पढ़ाऊंगा जो कि कोरोना जैसी महामारी में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। यानी प्रत्येक कंपटीशन में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन सीधे के सीधे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों राम राम आज की क्लास के लिए।